हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर नीति बंसल और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। पहले हम लोग देखते हैं कि AKTU का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो आपकी बेसिकली जो 4th यूनिट है वो दो मेजर पोर्शंस में डिवाइडेड है, फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर। ठीक है, तो ब्रॉडर दो टॉपिक क्या हुए, फाइबर ऑप्टिक पढ़ना है आपको और लेजर पढ़ना है। फाइबर ऑप्टिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। उसके बाद आते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस कोन, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन प्रिंसिपल, अटेनुएशन, डिस्पर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइबर। ठीक है, तो आधा पार्ट जो है आपका यूनिट नंबर 4 का वो कवर करता है फाइबर ऑप्टिक्स। दूसरा पार्ट जो है आपके यूनिट नंबर 4 का, उसमें आपको पढ़ना है लेजर। ठीक है, तो लेजर जो कि आप लोगों ने कॉमनली देखा भी होगा, उसमें क्या उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो सेकंड हाफ जो आपका यूनिट का चलेगा वो चलेगा लेजर्स के ऊपर। तो फिलहाल जो आज का लेक्चर है वो हम शुरुआत करेंगे फाइबर ऑप्टिक्स से। हमारा आज का जो पहले लेक्चर का टारगेट रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, लाइट प्रोपगेशन इन एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट कैसे प्रोपगेट होती है ये समझना। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके AKTU प्रीवियस ईयर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक्सेप्टेंस एंगल, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस कोन। और AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इससे बनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके AKTU के प्रीवियस ईयर पेपर्स में इन सभी टॉपिक से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, रिसेंटली पूछा गया है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, derive the relationship between them। तो ये जो आपके कुछ टॉपिक्स हुए, न्यूमेरिकल अपर्चर, ओके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस एंड योर एक्सेप्टेंस एंगल, इन सभी पे घुमा फिरा करके डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और आज का लेक्चर का जो कंटेंट है उसको कवर करने के बाद आप इन्हीं सभी क्वेश्चंस को बहुत आराम से, बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एक जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि हम लोगों का जो ये गेटवे क्लासेस का ऐप है, इस पे फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी 10 सब्जेक्ट्स चलते हैं उन सभी का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उसमें आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स एंड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैकेज फॉर ऑल दीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मैथ्स 1, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, PPS, FME, सॉफ्ट स्किल्स, एनवायरमेंट, इंजीनियरिंग मैथ्स 2, तो ये सब्जेक्ट्स चल रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उन सभी का कंटेंट इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स एंड PYQs, ये सभी का सभी कंटेंट आपको मिलता है गेटवे क्लासेस की ऐप पे। ठीक है, और ऐप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के। अब हम शुरू करेंगे अपने बेसिक, जो हमारा आज का मैटर है उस पे आएंगे, दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 जो है आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स में, उसका जो पहला टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक्स। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एक फाइबर ऑप्टिक है क्या, उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है ना, तो देखो फाइबर ऑप्टिक है क्या, बेसिकली इट इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर डेटा कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर। डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो एक बेसिक माध्यम की हमें जरूरत पड़ती है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है, दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है ना, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स के आने से पहले हमारे पास क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस तरह के मोड हुआ करते थे, कॉपर केबल्स। ठीक है, कॉपर के वायर हुआ करते थे, कॉपर वायर्स, कोएक्सियल केबल्स हुआ करते थे, और इन तरह के वायर्स की हेल्प से इन पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करके कम्युनिकेशन किया करते थे। लेकिन क्या है कि ये जो हमारे कॉपर केबल्स हैं या कोएक्सियल केबल्स हैं,
इन पे जब हम RF ट्रांसमिट करते हैं तो वो डेटा की जो स्पीड है वो उतनी ज्यादा हाई नहीं होती, मतलब जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो लो रहता है। दूसरी बात, ये जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं ये हमको हाई बैंडविड्थ नहीं दे पाते, इनकी जो बैंडविड्थ होती है वो पुअर होती है। तो उसी की वजह से जो कहते हैं ना कि एक टेक्नोलॉजी में जब कुछ लिमिटेशंस आने लगती हैं तो आप उससे हायर लेवल की एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते हो। तो फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली इसीलिए आया क्योंकि हमने देखा कि अगर हम लाइट के थ्रू अपने सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं ओवर द ऑप्टिकल फाइबर्स तो उससे क्या होता है, हमें हाई डेटा रेट मिल रहा है, ठीक है, दैट मीन्स हाई स्पीड। आजकल किस चीज की डिमांड है, हम लोगों के पास डेटा बहुत ज्यादा है और उसे कम्युनिकेट करना है रियल टाइम में, तो किस चीज की डिमांड है, बैंडविड्थ चाहिए, हाई डेटा रेट चाहिए, स्पीड चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको किस चीज से मिली, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। The limited bandwidth of this system restricts the data carrying capacity and it is not sufficient for the modern needs। यहाँ पे हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने कॉपर केबल्स या फिर कोएक्सियल केबल्स यूज होते थे उनकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो लिमिटेड थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो हमारे जो आज के जमाने की मॉडर्न नीड्स है कम्युनिकेशन की उसको फुलफिल नहीं कर सकता था। दैट्स व्हाई वी स्विच टू ऑप्टिकल फाइबर्स। On the other hand, light waves guided over a hair-like thin fiber enhance the bandwidth tremendously। मतलब हमने देखा कि जब हम लाइट वेव्स के ऊपर अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओवर अ थिन फाइबर, हेयर लाइक थिन फाइबर, ठीक है, तो बैंडविड्थ जो है वो बहुत बढ़ जा रही है, हमको एक बड़ा बैंडविड्थ मिल रहा है अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली। और इस तरह के मीडियम से, इस ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से आप एक बहुत बड़े अमाउंट का इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली पैरेलल में ट्रांसफर कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो क्या था बेसिकली, क्या समझा हमने, ऑप्टिकल फाइबर है क्या, एक इस तरह का मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम लाइट की हेल्प से, लाइट वेव की हेल्प से अपने डेटा को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ओवर अ थिन फाइबर, ठीक है। और ये हमें क्या देता है, एक बहुत ही लार्ज बैंडविड्थ देता है जिसमें हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर अचीव कर सकते हैं। देखो तो एडवांटेजेस क्या क्या मिले हमें बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स। जो ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स थे हमारे, उनकी प्लेस पे जब हमने ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए तो हमें क्या क्या मिला, हाई रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है, हमारा जो डेटा ट्रांसफर रेट था वो काफी बढ़ गया। लो सिग्नल लॉस, सिग्नल के जो लॉसेस होते थे वो मिनिमाइज हुए। लाइट वेट, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक मेरा लाइट वेट का फाइबर है। नो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग, इसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग जैसा कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। सिक्योर ट्रांसफर ऑफ डेटा, और जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है ओवर द ऑप्टिकल फाइबर्स, ओवर द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, वो उसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन्ड है, ठीक है, हाई सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराता है। तो देखो जो मेन कंपोनेंट्स हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के वो क्या क्या हैं, मतलब अगर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि भाई हमें ऑप्टिक्स के थ्रू कम्युनिकेशन कराना है तो दो चीज चाहिए, मोड, मोड मतलब माध्यम, तो वो माध्यम क्या बना, ऑप्टिकल फाइबर, एंड कैरियर वेव, कैरियर वेव मतलब मोड तो मिल गया, माध्यम तो मिल गया, अब उसके अंदर किस चीज के थ्रू आप कम्युनिकेट कराओगे, लाइट वेव के थ्रू, ठीक है। दैट मीन्स आपको एक मोड चाहिए, ये मोड क्या है, फाइबर है, दिस इज योर ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना, जिसको क्या कह रहे हैं हम, मोड। ये हमारा माध्यम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करवाने वाले हैं, और ये जो कम्युनिकेशन होगी उसमें एक कैरियर वेव चाहिए, ठीक है ना, जो कि इस पर्टिकुलर मोड के थ्रू प्रोपोगेट कर सके सिग्नल को। तो ये जो कैरियर वेव होगी ये क्या होगी, लाइट, योर कैरियर वेव विल बी द लाइट वेव, ठीक है। और कंबाइनली ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या, इसको हमने क्या कहा, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लाइट वेव की हेल्प के थ्रू एक फाइबर लेकर के उससे हम क्या करा रहे हैं, कम्युनिकेशन को पॉसिबल करा रहे हैं। इन एडिशन टू कम्युनिकेशन चैनल, optical fiber is also used in areas like making sensors for detecting different types of energies in display systems, photocopying machines
फाइब्रोस्कोप्स एक्सेट्रा। यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल्स, 2-4 एप्लीकेशंस आपको बताई हुई हैं। आप लोग जानते हो कि AKTU में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये चीज आप वहां के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन और उसका बेसिक कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन एज ह्यूमन हेयर फ्लेक्सिबल ग्लास और प्लास्टिक मीडियम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप विच कैन गाइड लाइट वेव अलोंग देयर लेंथ, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली है क्या, एक ह्यूमन हेयर जितना थिन सिलेंड्रिकल ग्लास का या प्लास्टिक का मीडियम है जिसके थ्रू लाइट वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। और ये जो लाइट वेव्स ट्रैवल कर रही हैं ये हमारा डेटा भी कैरी कर सकती हैं। तो जब ये डेटा कैरी कर रही हैं दैट मीन्स इट इज हेल्पिंग इन कम्युनिकेशन। लाइट इज प्रोपोगेटेड थ्रू फाइबर along its length due to total internal reflection from the walls of the fiber। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो फाइबर की वॉल्स हैं उसके थ्रू जो आपकी लाइट वेव्स है वो कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो टर्म है आपकी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है फाइनल एग्जाम में कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑप्टिकल फाइबर। तो क्या कहना है आपको, इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस चीज को, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो ये फिनोमिना है इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना की वजह से ही आपकी जो लाइट वेव है वो एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रैवल कर पाती है। इन जनरल अ फाइबर कंसिस्ट ऑफ 3 कोएक्सियल सेक्शंस। जो आपका फाइबर होता है उसके अंदर 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शंस हैं वो, कोर, क्लैडिंग एंड शीथ, विच इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिंग जैकेट, ठीक है। अब मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूं। देखो सबसे पहला जो पार्ट होता है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का, दैट इज कॉल्ड कोर। तो इस तरीके से कुछ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपने बनाया जिसको हमने कहा कोर। दिस इज CORE, कोर, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। अब देखो इस कोर के सराउंडिंग में एक और सिलेंड्रिकल सरफेस आएगा जिसका डायामीटर कोर के डायामीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ऐसे देखो, एक थोड़ा सा एक 3D पिक्चर आप इसकी इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि बीच में ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस कोर का है, उसके ऊपर एक पूरा अदर सिलेंड्रिकल सरफेस किसका आ रहा है, अनदर सरफेस आ रहा है, उसको हम कह रहे हैं क्लैडिंग, ठीक है। पहला आया कोर, उसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल सरफेस आया जिसको हमने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग, CLADDING, क्लैडिंग। और इस क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं μ2 से, ठीक है। तो हमारे 2 पार्ट आ गए, कोर, क्लैडिंग। उसके बाद आती है शीथ। शीथ इज द प्रोटेक्टिंग जैकेट, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपने कोई कॉपर वायर देखा हो या घर में कोई भी केबल देखा हो तो वो ऐसे खुला तो नहीं होता, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है ना, एक ब्लैक कलर की कोटिंग जनरली आप लोगों ने देखी है। तो वो जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है यहाँ पे हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, शीथ, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आएगा एक और सिलेंड्रिकल सरफेस जो इसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग है। बेसिकली जैकेट जैसे हम पहनते हैं ना फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, ऐसे ही ये इसकी एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शीथ। तो इस तरह से ये आपके ऑप्टिकल फाइबर के 3 मेन पोर्शंस हो गए, कोर, क्लैडिंग और शीथ। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और उसके ऊपर आ गई आपकी ये प्रोटेक्टिव लेयर शीथ की। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होता है। ये होता है आपका कोर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ
कोर, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ कोर है। यहां से कहीं लाइट आएगी, बाहर से एंटर होगी यहां पे, ठीक है, दिस इज द लाइट वेव, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये वो लाइट है जो आपके कोर के एक्सिस के ऊपर डाली जा रही है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट वेव। तो यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल, फिर उसके बाद ये यहाँ से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे पहुंच जाएगी इस वाले सरफेस पे, फिर से ये क्या करेगी, हम इस तरीके की सेटिंग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट वेव है वो कोर के अंदर ही ट्रैप होके रह जाए, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो वर्ड आया वो यहीं से आया। कैसे कि जब भी हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर पे, तो हमारी ये कोशिश होती है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है वो ऐसा बनाया जाए कि ये जो लाइट वेव एंटर हुई है कोर के अंदर, वो कोर के अंदर ही रह जाए, वो बाहर रिफ्लेक्ट ना हो और इस कोर के अंदर ही इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू ट्रैवल करती रहे, ठीक है। तो इस तरह का जो ये रिफ्लेक्शन है लाइट का, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो लाइट वेव है वो कोर के अंदर ही ट्रैप हो गई, बंध गई, बाहर नहीं निकल पाई, एस्केप नहीं कर पाई और इसके अंदर ही वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे आप, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कंस्ट्रक्शन पूछने के लिए पूछा जाए एग्जाम में तो आप बना सकते हो, कोर बताइए, क्लैडिंग बताइए, शीट बताइए। तो कोर क्या है, कोर इज द इनरमोस्ट लाइट गाइडिंग सिलेंड्रिकल रीजन हैविंग अ डायमीटर इन द रेंज ऑफ 2 to 50 माइक्रोमीटर। अब आप देख सकते हो कि जो कोर है वो सबसे अंदर का पोर्शन है, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा, और उसका डायमीटर कितना है, 2 to 50 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ओवरऑल जो ऑप्टिकल फाइबर आपका है उसकी कितनी मोटाई होगी, वो कितना थिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इट इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंड्रिकल कोएक्सियल रीजन कॉल्ड क्लैडिंग whose diameter can be up to 125 माइक्रोमीटर। क्लैडिंग जो उसके ऊपर आती है कवरिंग दूसरी, उसका डायमीटर कितना होगा, 125 माइक्रोमीटर तक उसका डायमीटर जाएगा, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग मतलब μ2 इज ऑलवेज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज μ1, ठीक है, वही लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विल ऑलवेज बी केप्ट ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये इसीलिए कर रहे हैं जिससे आपकी जो लाइट वेव है वो ट्रैप होके कोर रीजन में ही रह जाए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना वहां पे हमारा शो हो, ठीक है। दिस इज डन टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये जो सेटिंग की जाती है कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो क्यों की जाती है, सो दैट हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो हमारा क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई कर सकें। हेंस क्लैडिंग restricts the light wave to travel through the core, ठीक है ना। तो हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का वो हाई रखेंगे, पीछे देखें यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कोर का दैट इज μ1, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन μ2। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये लाइट वेव अंदर एंटर हुई है वो आपके कोर में ही ट्रैप होकर रह जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। कोर एंड क्लैडिंग आर कवर्ड बाय आउटरमोस्ट रीजन कॉल्ड शीथ, ठीक है। इट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द कोर एंड क्लैडिंग फ्रॉम हार्मफुल इन्फ्लुएंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर से प्रोटेक्शन करने के लिए, एब्रेजन्स एंड प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द फाइबर। फाइबर को बेसिकली जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो शीथ प्रोवाइड करता है और उसका जो डायमीटर है वो अबाउट 150 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। तो आप समझिए कि जो सबसे हमारी बाहर की कवरिंग है जिसको हम क्या कह रहे हैं, शीट कह रहे हैं, उसका डायमीटर भी कितना है, 150 माइक्रोमीटर है। तो ओवरऑल आपका जो फाइबर है उसकी थिकनेस ज्यादा से ज्यादा कितनी हुई,
150 माइक्रोमीटर अराउंड। अब हम पढ़ेंगे लाइट प्रोपोगेशन इन एन ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट होती है, इसका क्या फिनोमिना होता है। तो देखो, इसमें हमारे दो प्रिंसिपल रूल्स हैं। पहला रूल क्या कहता है, लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, दो मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो, ठीक है, whenever light travels from one medium to another medium and both these mediums are having different refractive index, ठीक है, in that case the light deviates from its original path, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, when light travels from denser medium to rarer medium, ठीक है, जब भी लाइट एक डेंस मीडियम से एक रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, द रिफ्रैक्टेड रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारी, वो नॉर्मल से दूर भागती है, पीछे की तरफ भागती है, ठीक है। आई थिंक ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं लाइट के, फाइबर ऑप्टिक्स के, ये आपने शायद अपने 12th फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, बट हम इनको फिर से दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखो क्या होता है बेसिकली, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास दो मीडियम है। ये जो है हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है। तो ये है हमारा क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है, और ये वाला जो मीडियम है नीचे वाला, वो है हमारा कोर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। और हमने क्या सेटिंग करी है, μ1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन μ2, ये हमारी सेटिंग ऑन है, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो हमने दो मीडियम ले लिए, एक हमने ले लिया कोर जो डेंसर मीडियम है, और एक ले लिया क्लैडिंग जो रेयरर मीडियम है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंड μ1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन μ2। अब इन दोनों मीडियम्स के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करी, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब देखो कैसे लाइट प्रोपोगेट होगी। ये है मेरी लाइट जो कि इंसिडेंट हुई यहां से, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट, इंसिडेंट रे। ये लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। ये मेरा डेंसर मीडियम है, इस मीडियम से जब मेरी क्लैडिंग की तरफ लाइट जाएगी जो कि एक रेयरर मीडियम है, तो क्या कहती है हमारी थ्योरी, द रिफ्रैक्टेड रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर है, दैट मीन्स यहां से जो रे रिफ्रैक्ट होगी दैट विल ट्रेवल अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर तरफ भागेगी, ठीक है। दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे, ऑलराइट। ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जब मेरी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होती है, जब दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसका कुछ पोर्शन, लाइट का कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी होता है, ठीक है। सपोज दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी जो लाइट है वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। तो थ्योरी क्या कहती है, जब कोई लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से अवे की तरफ रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होगा वापस ऑन द सेम मीडियम। यहां पे हम क्या चाहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, फिर से डायग्राम देखिए। हम क्या चाहते हैं कि जब मेरी जो लाइट वेव है वो कोर से क्लैडिंग में जाए, तो सारी की सारी लाइट वेव क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट होने की जगह अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 0 हो जाए और सारा का सारा लाइट वेव अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, जिस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो स्नेल्स लॉ आता है यहाँ पे एक, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 into sine of incident angle I is equal to μ2
इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर। अब आप देखो कि जैसे जैसे आप आई को बढ़ाओगे, इंसिडेंस एंगल को बढ़ाओगे, तो सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक बात है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये धीरे 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 करके इतनी बढ़ जाए, इसका एंगल आर इतना बढ़ जाए कि ये धीरे धीरे वापस से इसी मीडियम के अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका जो ये एंगल है आर, ये 90 हो जाए, अगर ये एंगल 90 हो जाए तो कैसा दिखाई देगा? देखो यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड कर लेंगे। बेसिकली देखो हमारा हो क्या रहा था, दिस इज कोर, डेंसर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ2, एंड दिस इज क्लैडिंग। ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो हमारी जो रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ये नॉर्मल है, इसके साथ ये इंसिडेंट रे एंगल बना रही है आई। ठीक है ना, और ये रिफ्रैक्ट हो रही है इसका कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस इज रिफ्लेक्टेड और दिस इज रिफ्रैक्टेड। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड वाला पोर्शन है ये हो जाए 0। ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये हो जाए खत्म, और सारा का सारा जो लाइट है वो अंदर आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, जिससे सारी लाइट कोर के अंदर ही कन्फाइंड होके ऐसे ऐसे ट्रैवल करके कोर के अंदर से ही निकल जाए। ठीक है ना, तो बेसिकली यहां पे हमने एंगल बनाया था आर। अब देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो कैसा होगा? ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज इंसिडेंट, और हमारी रिफ्रैक्टेड रे कैसे आएगी? ऐसे आ जाएगी अगर ये वाला एंगल हो जाए कितना? 90 डिग्रीज। ठीक है, तो दिस विल बी द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएगी, इस तरीके से आएगी अगर आर मेरा 90 डिग्री हो गया तो स्नेल्स लॉ के थ्रू हमने क्या देखा था? μ1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर। अब यहां पे हमने आर को क्या रख दिया? 90 डिग्री रख दिया। व्हेन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज फ्रॉम स्नेल्स लॉ। यहां पे आप लोग ये बात याद रखें, दिस इक्वेशन इज फ्रॉम स्नेल्स लॉ, इट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट जिसको आप कोट कर सकते हो। ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल होगा इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये हो गया μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, और साइन ऑफ 90 क्या होता है? साइन ऑफ 90 इज 1, so we have μ1 into sin of theta c is equal to μ2, or I can write sin of theta c is equal to μ2 upon μ1, और critical angle theta c is equal to sin inverse of μ2 over μ1। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, विच इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सारी की सारी लाइट को कोर के अंदर घुसाना, कोर के अंदर उसे कन्फाइन करना और रिफ्रैक्टेड रे को 0 करना। तो रिफ्रैक्टेड रे को 0 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हमने देखा कि जब हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 कर दिया तो रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल इसके सरफेस पे आ गई, कोर और क्लैडिंग के सरफेस पे आ गई। अब हम क्या चाहते हैं कि ये और बढ़ के अंदर आ जाए। दैट मीन्स ये जो क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ है,
उसको आपको क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब इसे फाइबर के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम फाइबर के टर्म्स में देखें तो देखो ये है मेरा कोर, दिस इज माय कोर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ठीक है ना, अब इसके ऊपर है यहां मेरी क्लैडिंग, दिस इज माय क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, अब देखो यहां पे है एक्सिस कोर का, दिस इज कोर्स एक्सिस, यहां पे जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपकी यहां से अंदर एंटर हुई, फिर यहां आई कोर क्लैडिंग के सरफेस तक आ गई। ठीक है, अब देखो कोर क्लैडिंग के सरफेस पे क्या हो रहा है, कोर क्लैडिंग के सरफेस पे यहां पे इंसिडेंट एंगल आया, ये रिफ्रैक्ट हो सकती है कहां पे, क्लैडिंग में, तो क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट होगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ऐसे ऐसे कुछ रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ी सी अंदर रिफ्लेक्ट होगी। हम क्या चाहते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड वाला पोर्शन है ये हो जाए जीरो और सारी की सारी वेव अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, इस इंसिडेंट एंगल को, यहां पे ये जो इंसिडेंट एंगल है आई, विल सेट दिस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर इसको क्रिटिकल एंगल के बराबर कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कोर क्लैडिंग के सरफेस पे आ गई, ऐसे। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि इस रे को अंदर ही वापस कोर में घुसाना चाहते हैं। दैट मीन्स आई शुड बी केप्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जब आप आई को क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखोगे उस समय क्या होगा, उस समय आपका ये जो कोर क्लैडिंग सरफेस है इस पे ये लाइट जाएगी। ठीक है, इफ दिस आई इज केप्ट ग्रेटर देन, इफ आई इज केप्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो उस सिचुएशन में आपका ये जो होगा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो यहां से हमने ये बात समझी कि आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहली कंडीशन μ1 इज केप्ट वेरी वेरी ग्रेटर देन μ2। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रखते हैं। ठीक है, जिससे कि जब लाइट वेव ट्रैवल करती है तो वो सारी की सारी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कोर क्लैडिंग के सरफेस पे, दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को हमने निकाला स्नेल्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सो इफ द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ कोर क्लैडिंग सरफेस, देन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। ठीक है, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल थीटा सी। In this case, the reflected light is said to be totally internally reflected, and this phenomena is used to propagate the light in optical fiber. ठीक है, तो यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से हम एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट को प्रोपोगेट कराते हैं, लाइट को ट्रैवल कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। अब क्या है, कुछ छोटे छोटे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सबको वन बाय वन देखेंगे, इनकी डेरिवेशंस देखेंगे। तो पहला टर्म आता है बच्चों एक्सेप्टेंस एंगल। देखें एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, द मैक्सिमम एंगल एट विच द लाइट एंटरिंग द कोर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर एंड प्रोपोगेटेड विदाउट बीइंग रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस एंगल। क्या है एक्सेप्टेंस एंगल, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका कोर। ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं μ1, फिर आएगा आपका क्लैडिंग, दिस इज योर क्लैडिंग, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ आपका μ2। ठीक है, कोर का
एक्सिस हो गया ये, दिस इज द एक्सिस ऑफ कोर। ठीक है, दिस इज एक्सिस ऑफ कोर। अब देखिए लाइट कैसे ट्रेवल होगी। हमने अभी तक जो बात की वो कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे बात की, मतलब यहाँ की बात की, इस पोर्शन की, कि इस पोर्शन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हमें क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना है, जिससे कि हमारी लाइट वापस से कोर के अंदर एंटर कर जाए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यहाँ पे अकर हो। लेकिन व्हाट अबाउट द लाइट विच इज एंटरिंग द कोर? ठीक है, यहां से जो बाहर की मीडियम से, बाहर का मीडियम क्या है? एयर है ना। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ प्लेस होगा? एनवायरमेंट में प्लेस होगा ना। तो बाहर का मीडियम क्या है? एयर है। तो ऐसी लाइट जो है वो डायरेक्ट इसमें तो आ नहीं गई, यहाँ पे, यहां से लाइट एंटर हुई होगी तभी तो वहां तक पहुंची है। ठीक है ना। तो देखो यहां पे जो लाइट एयर से एंटर हुई उसने भी तो यहाँ के नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, इंसिडेंस एंगल ये वाला आई। ठीक है, फिर ये जो रे थी ये यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, कोर क्लैडिंग के सरफेस पे आई, फिर यहां से वापस ये रिफ्रैक्ट हुई। तो हमने कहा कि ये वाला जो एंगल है वो तो थीटा सी होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। और सिमिलरली ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, और ये जो रे है मेरी ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ का फिनोमिना हमने अभी तक पढ़ा इससे पहले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, कि इंसिडेंस एंगल जो यहाँ का वाला है इसको आप क्रिटिकल एंगल से बड़ा रख दो, थीटा सी से बड़ा रख दो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव हो जाएगा। बट यहां पर भी तो रे इंसिडेंस हो रही है ना, यहाँ पे भी तो वही फिनोमिना रिपीट हो रहा है, तो यहाँ का भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस एंगल क्या है? The maximum angle at which the light entering the core is transmitted through the fiber and propagated without being refracted। यहां पे जिस एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंस करें, जिसकी वजह से जो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो अचीव हो पाए, उस एंगल को आप कह रहे हैं एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है। तो यहां से एयर है बाहर, कोर के बाहर, लेट अस अज्यूम कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट। ठीक है ना, म्यू नॉट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब यहां से आपकी इंसिडेंट हुई लाइट, यहां इसने यहां पे कुछ रिफ्रैक्शन एंगल बनाया होगा आर। ठीक है, इसके नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्ट बैक हुई लाइट ऐसे, उसके बाद कोर क्लैडिंग के सरफेस पे पहुंची तो यहां से वापस टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई। बेसिकली हमें कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है, एंगल आई यहां पे, विच विल बी माई एक्सेप्टेंस एंगल। तो देखो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करें, तो ये जो ट्राइंगल है मेरा, मैं इसको कुछ नाम दे देती हूं। लेट दिस ट्राइंगल बी पी क्यू आर। ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो मेरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें हमें एंगल आर निकालना है। किसकी टर्म्स में? थीटा सी की टर्म्स में। दिस इज थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। तो देखो आप जानते हो कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। एक एंगल 90 है, तो कैसे निकालेंगे? आर प्लस थीटा सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? इन ट्राइंगल पी क्यू आर तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। दैट मीन्स एंगल आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा सी, कह सकते हैं। एंड साइन ऑफ आर विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा सी। ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लिया। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग अगर जानते नहीं है या भूल गए हैं तो रिवाइज करें। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो दिस, सॉरी,
दिस विल बी, यहाँ पे 90 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा सी। इसको करेक्ट कर लें प्लीज। देखो ये था हमारा इक्वेशन पहला, उसके बाद r विल बी इक्वल टू 90, यहां से 180 में से माइनस होगा तो 90 बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा सी। सो दोनों तरफ हमने साइन ले लिया और यहाँ पे हम खोल देंगे फॉर्मूला साइन a माइनस बी का। तो साइन r विल बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस ऑफ b, दैट इज कॉस ऑफ थीटा सी, माइनस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। ठीक है, अब कॉस 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो दोनों की वैल्यूज अगर हम प्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ r विल बी इक्वल टू साइन 91 हो गया इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा सी। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप हमें मिला जो हमारा आगे काम आने वाला है। इस ट्राइंगल से हमने रिलेशनशिप निकाला। अब देखो स्नेल्स लॉ यहाँ पे अगर हम लगाएं इस वाले इंटरफेस पे, एयर और कोर के इंटरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या मिलेगा हमको, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड कोर, क्या मिलेगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल दैट इज आई विल बी इक्वल टू कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू वन इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, व्हाट वी हैव डन। अब हम इस इंटरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं जो कोर और एयर के बीच में बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या मिलता है हमें, म्यू नॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू म्यू वन कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ आर। नेक्स्ट देखें, पहले हम अपने पीछे के फॉर्मूलेस कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या रिजल्ट निकाला था इंपॉर्टेंट, देखो पहला था साइन आर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा सी, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा सी, एक रिजल्ट ये निकाला। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट एयर कोर इंटरफेस, एयर और कोर के इंटरफेस पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएं तो आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, और साइन ऑफ आर कितना निकाला है अभी अभी आपने, कॉस ऑफ थीटा सी, वेयर थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, जो हम पीछे ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो यूजिंग दिस यू कैन पुट दिस इज इक्वल टू म्यू वन इंटू कॉस ऑफ थीटा सी। ठीक है, नाउ वी नो दैट, एक फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आई कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आप कॉस थीटा सी की वैल्यू को रिप्लेस करो, म्यू नॉट इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब यहां से हमें क्या मिला, साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। अब ये साइन थीटा सी क्या है, दिस इज क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी है ऑलरेडी। क्या निकाली है, लेट्स चेक, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, यहां से आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू वहां पर डालेंगे, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। So here you have to write एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, यहाँ का हमारा लास्ट रिजल्ट है साइन आई इक्वल्स टू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट
इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ठीक है, यूजिंग साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, इसको रिप्लेस करें तो क्या मिल जाएगा आपका, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट 1 माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू वन स्क्वायर अंडर द रूट। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू वन ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बचेगा आपका म्यू वन का होल स्क्वायर माइनस म्यू टू का होल स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब देखें, यहां से आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट म्यू वन का होल स्क्वायर माइनस म्यू टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अच्छा, एक यहाँ पे चीज है कि आपका जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर एयर refractive index mu naught is equal to 1. All right, so I को actually हम क्या लिखते हैं, maximum acceptance angle. This is the maximum incidence angle जिसकी वजह से आपका total internal reflection possible हो पाया। ठीक है, जिसकी वजह से जो सारी की सारी इंसिडेंट लाइट थी कोर में, वो कोर में ही कन्फाइन होकर रह गई। तो दिस इज द मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू होल स्क्वायर। So this is the formula for acceptance angle, which is one of the very important formula जो आपसे थ्योरी में पूछा जाता है। उसके ऊपर छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं, ये सारी टर्म्स दे देंगे आपको, छोटा मोटा न्यूमेरिकल दे देंगे। ठीक है ना, तो एक्सेप्टेंस एंगल हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंसिडेंस एंगल एट द कोर। कोर कहाँ है मेरा, यहाँ पे कोर पे एयर से जो मैक्सिमम एंगल इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से लाइट सारी की सारी कोर में कन्फाइन हो गई, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, वो एंगल है मेरा एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, तो ये सारा डेरिवेशन जो हमने किया, दैट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेप्टेंस एंगल, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू का होल स्क्वायर। और म्यू वन म्यू टू क्या है आप जानते हो, म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। Another important term is relative refractive index difference. तो ये क्या है, relative refractive index difference is denoted by delta and this is equal to mu1 minus mu2 upon mu1, which is equal to क्या है ये, mu1 minus mu2 is difference between refractive index of core and cladding divided by refractive index of core. Refractive index of core. ठीक है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस डिनोटेड बाय म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन।
ठीक है, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफी पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस μ2 ओवर μ1, ऐसे लिखा जा सकता है, और 1 माइनस डेल्टा की वैल्यू लिखी जा सकती है μ2 ओवर μ1। ठीक है, नेक्स्ट इज योर न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस एंगल। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। कितना सिंपल है, मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर डिनोटेड बाय एन ए, एन फॉर न्यूमेरिकल, ए फॉर अपर्चर, इज इक्वल टू द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल को आपने किससे डिनोट किया था, आई मैक्स से। तो द साइन ऑफ आई मैक्स विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर। और डिफाइन करना है अगर तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हो, न्यूमेरिकल अपर्चर इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इट डिटरमाइंस द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द फाइबर, दैट इज द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ फाइबर। ठीक है, एक आपका ऑप्टिकल फाइबर इन्वायरमेंट में से कितनी लाइट गैदर कर सकता है। ठीक है, आपका ऑप्टिकल फाइबर अगर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्लेस्ड है तो उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट की कितनी लाइट वो एब्सॉर्ब कर सकता है, कितनी लाइट वो गैदर कर सकता है, दैट इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। एंड न्यूमेरिकल अपर्चर को मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, इट इज इक्वल टू द साइन ऑफ आई मैक्स। आई मैक्स इज योर एक्सेप्टेंस एंगल, जो अभी अभी आप निकाल के चुके हैं। ठीक है ना, तो आपने एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्स क्या निकाला था, आई मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। अभी अभी आपने ये निकाला है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल अपर्चर Na विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का साइन लोगे तो क्या होगा, दोनों साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स टर्म है, आप इसका साइन लोगे, इस एंगल का आप साइन लोगे तो ये साइन इनवर्स साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट μ1 का होल स्क्वायर माइनस μ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। न्यूमेरिकल एपर्चर का आपका फॉर्मूला यहां से आ गया। थोड़ा सा इसको कभी कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन और डिराइव द न्यूमेरिकल अपर्चर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, अभी अभी हमने बात की थी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्या था, μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 था। इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस μ2 अपॉन μ1 और 1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये था हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। न्यूमेरिकल अपर्चर अभी अभी हमने निकाला, पीछे से क्या निकाला, Na इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 होल स्क्वायर माइनस μ2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है आपका, डिराइव न्यूमेरिकल अपर्चर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। मतलब Na और डेल्टा के बीच में आपको रिलेशनशिप डिराइव करना है। कैसे करेंगे, Na से शुरुआत करेंगे, यहां पे लिखो Na इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 का होल स्क्वायर माइनस μ2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, μ1 स्क्वायर में कॉमन ले लूं, बाहर कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 1 माइनस μ2 ओवर μ1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसी कोई टर्म बची, μ1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर की टर्म ये बची। अब μ1 स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दोगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, μ1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो μ2 अपॉन μ1 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस डेल्टा लिख सकते हो, तो यहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक, क्या किया मैंने, सिंपली μ1 स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो ये टर्म बन गई अंदर, μ1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया,
और μ2 अपॉन μ1 की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस डेल्टा। इसको ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो दिस विल बी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा। इसको फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज μ1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा, ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। डेल्टा अपने आप में ये एक बहुत छोटी टर्म होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस इज ऑलरेडी अ वेरी स्मॉल टर्म, तो डेल्टा स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो इसको थोड़ा दूसरे पेज पे ले जाते हैं। क्या बचा आपका, न्यूमेरिकल अपर्चर और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस में निकाल रहे थे हम रिलेशन, तो यहाँ हमारा बचा न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू μ1 अंडर रूट, इधर से देखें लास्ट से, न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू μ1 अंडर रूट, डेल्टा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, अंदर बचा ट्वाइस ऑफ डेल्टा, ठीक है। अंदर बचा आपका स्क्वायर रूट में ट्वाइस ऑफ डेल्टा, तो ये आ गया आपका न्यूमेरिकल अपर्चर इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, डेल्टा के टर्म्स में Na। अदरवाइज हमने और क्या फॉर्मूला पढ़ा है, Na इक्वल्स टू अंडर रूट μ1 का होल स्क्वायर माइनस μ2 का होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपको एक दूसरे जो टर्म्स आ रही है, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, इन सब के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, ठीक है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, इनमें से कुछ कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी काफी बार एक ट्यूब में पूछी गई हैं और पूछे जाने के चांसेस भी हैं, ठीक है ना। द लो लेवल ऑफ Na इंडिकेट स्मॉल एक्सेप्टेंस एंगल, देखो Na और एक्सेप्टेंस एंगल में क्या रिलेशनशिप था, Na इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई मैक्स क्या है हमारा, एक्सेप्टेंस एंगल है। तो अगर आपके Na की वैल्यू स्मॉल होगी दैट मीन्स आपका एक्सेप्टेंस एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। दिस इज फॉर सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स। अभी आप आगे जैसे जैसे इस पर्टिकुलर यूनिट में प्रोसीड करोगे तो आप पढ़ोगे कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसमें एक टाइप होता है स्टेप इंडेक्स, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है ना। A multimode fiber has numerical aperture which can accommodate number of paths of light. A fiber with low numerical aperture such that 0.1 to 0.3 is good for long distance communication while 0.4 to 0.5 works for short distances. Basically numerical aperture कितना रखना है किस फाइबर का वो डिपेंड करता है उसकी एप्लीकेशन पे। जैसे कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चाहिए तो लो रखना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल अपर्चर इन रेंज ऑफ 0.1 टू 0.3। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए न्यूमेरिकल अपर्चर की रेंज क्या होनी चाहिए, 0.4 टू 0.5, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में। और आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है आपका एक्सेप्टेंस कोन। तो देखें एक्सेप्टेंस कोन क्या होता है। व्हेन द इंसिडेंट रे लॉन्चिंग मीडियम is rotated by 360 degree about the axis of fiber, it makes a cone which is called acceptance cone, ठीक है। देखो इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये बाहर वाली है आपकी क्लैडिंग और इसके अंदर हम बना लेते हैं अपनी कोर, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका, दिस इज योर कोर। और मान लो कि कहीं इसके बीच में है ये एक्सिस कोर का, ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सिस ऑफ कोर। तो ये बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन द इंसिडेंट रे इन द लॉन्चिंग मीडियम इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री, मतलब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग एन एंगल अल्फा हेयर, तो वो 360 डिग्री रोटेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोन लाइक का स्ट्रक्चर ऐसा
इस तरह का कोन लाइक का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी, जो लाइट लॉन्च हो रही थी, वो फाइबर के एक्सिस के अराउंड 360 डिग्री रिवॉल्व हो गई एंड इट लीड्स टू अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है ड्यू टू 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द लॉन्चिंग लाइट, इस कोन को हम कहते हैं क्या? एक्सेप्टेंस कोन। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस कोन। ठीक है, इसको अगर आपका टॉपिक आता है तो आप इसी तरीके से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें कि व्हेन द इंसिडेंट लाइट लॉन्चिंग इन अ मीडियम इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री अबाउट द एक्सिस ऑफ फाइबर, इट मेक्स अ कोन व्हिच इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस कोन। ओके, the light coupled with fiber within the acceptance cone is trapped by the core and propagated down the length of fiber. इस पर्टिकुलर प्रोसेस से जो लाइट एंटर होती है दैट इज ट्रैप्ड विद इन द कोर, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपके कोर में मूव होती रहेगी। ठीक है ना? तो हमने शुरुआत में भी देखा था, अभी फिर से एक बार देख रहे हैं कि इतने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, इनसे रिपीटेडली आपके AKTU एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब शायद आप इन टॉपिक्स, इन क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे अब, तो अपने आप को वेल इक्विप्ड पाएंगे कि आपका ये जो टॉपिक था ये अच्छे से तैयार हो गया है और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको आते होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, हमने सभी जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनका वीडियो लेक्चर प्लस PDF नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारा मटेरियल आपको ऐप पे मिलेगा गेटवे क्लासेस की, और लिंक आप डिस्क्रिप्शन में उसका देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।